If we talk about independent floors, how can a buyer verify their rights over parking, terrace access? Good evening, everyone. Good evening, sir. Hi. Today is the second episode of the Law, Land and Litigation, and today we're going to discuss about the most common property frauds and the legal remedies available. We have Mr. Sunil Shukla from DRT and Mr. Pankaj Bagla from the High Court. In your experience, what are the most common property frauds affecting buyers and sellers today in Delhi NCR? सर यहाँ पे बहुत से फ्रॉड्स, बट द मेन फ्रॉड इज दैट टाइटल फ्रॉड. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टाइटल फ्रॉड. सर टाइटल फ्रॉड में डिफेक्टिव टाइटल होना फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, जिसके पास राइटफुल ओनरशिप है ही नहीं उसके द्वारा ट्रांसफर किया जाना. तीसरा फ्रॉड, प्रॉपर्टी ज्वाइंट नेम में है, आप लीगल हायर्स है बट उनमें से सिर्फ सिंगल बंदे ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी. ये एक मेजर इश्यूज है दिल्ली एंड एनसीआर के अंदर, जहां पे मल्टीपल एटीएस साइन हो जाते हैं, टाइटल्स डिफेक्टिव हैं, हम ईसी चेक नहीं करते, इनकम्बरेंसेस चेकअप नहीं है, उसके बाद भी वो प्रॉपर्टीज ट्रांसफर्स हो रही हैं. तो पहले आप कहते हैं कि वी कैन नेम इट इफ वी वांट टू नेम ऑल द फ्रॉड्स. सो द फर्स्ट इज टाइटल एंड ओनरशिप फ्रॉड. हम एक बारी सारे टाइटल्स को डिस्कस करते हैं और फिर उनकी डिटेलिंग में उनके ऊपर और उनके रेपरकशंस को डिस्कस करेंगे. तो पहला आप कहते हैं टाइटल एंड ओनरशिप फ्रॉड. दूसरा हमारा मल्टीपल सेल ऑफ द प्रॉपर्टी. होता क्या है, एक ही प्रॉपर्टी कई बार ट्रांसफर हो चुकी होती है. आप अगर आज से 5 साल 10 साल पहले जाएं, सरसाई नहीं होता था. अगर अब सरसाई आया है, बैंक्स ने लोन, जब भी बैंक लोन देता है वो किसी भी प्रॉपर्टी जिस पे लोन दे रहा है उसके एक सरसाई एंट्री करता है. सरसाई से क्या मतलब हुआ? सरसाई से मतलब ये होता है, हर बैंकिंग इंडस्ट्री एक प्रॉपर्टी की आईडी क्रिएट करती है. एंड कोई भी लोन देगा या मॉर्गेज होगी कोई प्रॉपर्टी, तो उस सरसाई की साइट पे एंट्री होगी. आप जब इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट चेक करेंगे, किसी एडवोकेट को आप अप्रोच करेंगे, जैसा हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस भी किया था कि हमें एग्रीमेंट करते वक्त ईसी जरूर चेक करना चाहिए. एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट हम चेक करेंगे तो सरसाई में शो करेगा ये प्रॉपर्टी इस बैंक के पास मॉर्गेज है, और वहां से हम उस सेलर से एनओसी मांग सकते हैं, या अगर बीटी है तो जो दूसरा बैंक गया था उसकी पेमेंट डिटेल्स मांग सकते हैं, उसकी एनओसी भी ले सकते हैं. ये डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा है. तो इस पॉइंट को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसको आपने कहा डबल सेल या मल्टीपल सेल फ्रॉड. बिल्कुल सर. जैसे आपने बताया, सबसे पहला फ्रॉड जो हम मार्क कर रहे हैं दैट इज़ टाइटल एंड ओनरशिप फ्रॉड्स. अब टाइटल एंड ओनरशिप फ्रॉड्स में हाउ कैन अ बायर unknowingly purchase a property from someone who is not the true owner? दूसरा, what are the warning signs what people should look for? कि फॉर एग्जाम्पल मैं प्रॉपर्टी लेने गया हूँ तो मुझे ये कैसे पता लगाना है कि ये ओनर एक ट्रू ओनर है कि नहीं. विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड विल गो टू द एडवांस्ड वर्जन कि हाँ प्रॉपर्टी फ्रॉड्स बेसिक शुरू कैसे होते हैं और एडवांस्ड वर्जन क्या है प्रॉपर्टी फ्रॉड्स का. सर सबसे पहला जो आपका सवाल है कि सेलर सेल कर रहा है, परचेजर लेने गया, उसे कैसे पता होगा कि ये सेलर जेन्युइन है या नहीं. सर हमें सबसे पहले 30 ईयर का लीगल सर्च करना होगा. हम 30 ईयर्स का सर्च करते हैं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे, वहां से 30 ईयर चेन डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे. सेकंड, सेलर से हम ओरिजिनल पेपर की डिमांड करेंगे कि आप हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाइए. सेकेंडरी, जो उसने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं हम उसको सर्टिफाइड कॉपीज निकलवाएंगे सब रजिस्ट्रार ऑफिस से, उनको मैच करेंगे दैट दे आर जेन्युइन और नॉट. थर्ड, रेड फ्लैग सर कोई भी प्रॉपर्टी मार्केट रेट से नीचे नहीं मिलती. अगर कोई हमें मार्केट रेट से नीचे दे रहा है तो हमें उसमें भी सोचना होगा कि क्यों दे रहा है मार्केट प्लेस से. एंड सेकंड थिंग, सर विल एग्री इन प्रॉपर्टी लॉ ओनरशिप इज नॉट व्हाट इज शोन, it is what is legally proven. A single missed verification can turn an investment into a litigation for years. Basically हमें हर एक चीज को वेरीफाई करना होगा. ऑनरशिप,
bank charges, any other department charges. And the most important thing that came here, that clear and marketable ownership right the seller is having. बिकॉज होता क्या है, जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो है डॉक्यूमेंट से लीड्स वगैरह जो हैं वो फोर्ज कर लेते हैं, या फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, फैमिली डिस्प्यूट का उन्हें पता होता है, वो फैमिली डिस्प्यूट से प्रॉपर्टी सारे फोर्ज करके बना लेते हैं। तो व्हाट ही इज सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, हमें प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस लॉयर से करवानी चाहिए, ताकि वो 30 इयर्स का वो प्रॉपर उनके सारे इनकम्बेंस वगैरह सब कुछ देख के प्रॉपर वो होना चाहिए। सर इसमें सर की बहुत एक अच्छी बात सर ने कही, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं। आज डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसमें बहुत से चेंजेस और आ रहे हैं, फ्रॉड बढ़ रहा है। पहले फ्रॉड एक लेवल तक था, आज फ्रॉड ऐसे बढ़ रहा है, आइडेंटिटी की चोरी हो रही है। आप आधार कार्ड है, आधार कार्ड में उसमें प्रॉपर उसमें फोटोग्राफ चेंज करके उसमें वही है नंबर, वो सब कुछ चेंज हो रहा है, वो फ्रॉड हो रहा है। एग्जैक्टली, आपकी प्रॉपर्टी है, बेच कोई और रहा है, आपको पता ही नहीं है। इसमें सेलर एंड बायर दोनों के साथ फ्रॉड हो रहा है। इवन हम ये नहीं कह सकते सिर्फ बायर के साथ फ्रॉड हो रहा है, सेलर के साथ भी फ्रॉड हो रहा है। सेलर आउट ऑफ इंडिया रिजाइड कर रहा है, उसे लगता है उसकी प्रॉपर्टी यहाँ देश के अंदर सुरक्षित है, उसे पता ही नहीं होता, थर्ड पर्सन आकर के आइडेंटिटी चोरी करके उसकी प्रॉपर्टी बेच चुका होता है। वो जब लंबे समय बाद वापस आता है, उसे पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी बिक गई। किसने बेची? आपने बेची, पर आप तो उस टाइम इंडिया में थे ही नहीं। सर सिमिलरली फेक एंड फोर्स डॉक्यूमेंट जो सर कह रहे हैं, हमें आप आज की डेट में कभी भी कॉपीज डॉक्यूमेंट पे या व्हाट्सएप मेल पे डॉक्यूमेंट मंगा के वेरीफाई से काम नहीं चलेगा। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने होंगे। रीजन भी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में अगर फैब्रिकेशन किए जाते हैं पता चल जाता है, बट ऑनलाइन क्या एडिट कर रहे हैं, क्या पेस्ट कर रहे हैं, क्या कट कर रहे हैं, कुछ नहीं पता सर। तो प्रॉपर इसीलिए सर्टिफाइड कॉपीज लेनी चाहिए। तो बेसिकली टाइटल एंड ओनरशिप फ्रॉड्स के लिए आप कहते हैं कि सबसे पहले हमें 30 इयर्स का रेफरेंस चेक थ्रू लीगल एडवाइज़र, सेकंड इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लेना है, थर्ड हमें हर चीज़ ओरिजिनल देखनी है, हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर देखने हैं फाइल के। उनकी सर्टिफाइड कॉपीज हमें सब रजिस्ट्रार ऑफिस से वो ओरिजिनल देखने के बाद भी, ओरिजिनल देखने के बाद भी आप सर्टिफाइड कॉपीज लेकर उसको मैच करें। एग्जैक्टली सर। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया है, उस हर डॉक्यूमेंट के अंदर मोस्ट प्रोबेबली पीछे चेन पूरी मेंशन होती है। उस चेन को आप चेक करिए, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट है या नहीं है। एंड मोस्ट एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है कि क्या कोई प्रॉपर्टी जॉइंट नेम में है या मेरे पेरेंट्स की थी। मैं बेच रहा हूं, मैं कहता हूं जी आई एम अ सिंगल सन, आप मेरे कहने पे मत आइए, आप पूरा फैमिली मेंबरशिप सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट देखिए। मैं इसी क्वेश्चन पे आने वाला था टाइटल एंड ओनरशिप फ्रॉड्स के, कि हाउ कैन अ बायर वेरीफाई दैट ऑल लीगल हेयर्स, फैमिली मेंबर्स, को-ओनर्स और स्टेक होल्डर्स हैव कंसेंटेड टू सेल। मतलब अगर हम किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसमें कोई और पार्टनर नहीं है, कोई और उस कंपनी में स्टेक होल्डर नहीं है, या कोई और भाई बहन जो हमें नहीं पता उस प्रॉपर्टी में, हमें उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदारों के बारे में कैसे पता चलेगा? सर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, हम उसकी सेल डीड जब भी ऑब्टेन करेंगे, फर्स्ट हमें देखना होगा वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे। इफ दैट प्रॉपर्टी इज इन नेम ऑफ एनी कंपनी और फर्म, फिर वहां पे सवाल उठता है क्या वो फर्म डायरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है। फिर हमें उसके डिफरेंसेस आने हैं। जैसा कि आपका जो सवाल है कई हिस्सों में बढ़ रहा है। हम आते हैं पहले कंपनी पे। कंपनी पे जब हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी किसी कंपनी के नाम पे है, हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि किस डायरेक्टर के नेम से हुआ था। जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था उसने ही एग्जीक्यूट की थी। वो डिटेल कैसे निकलेगी? अगर फॉर एग्जांपल हम सिर्फ अभी कंपनी प्रोफाइल की बात करते हैं, अगर ये डील एक प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे है, उसकी डिटेल कैसे निकलेगी? आरओसी से हमें सर देयर आर टू थिंग्स। हमें सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन देखना होगा, उस कंपनी से पर्सनली मिलके बोर्ड रेजोल्यूशन चेक करवाना होगा कि क्या हर वक्त आज कोई बोर्ड रेजोल्यूशन किसी को दिया गया,
वो तुरंत आरओसी पे अपडेट नहीं होता और तुरंत के असर होते ही नहीं है। मोस्ट प्रोबब्ली बोर्ड रेजोल्यूशन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आरओसी के चार्जेस उस पर डालते ही नहीं है, तो वो हम वेरीफाई कर सकते हैं कंपनी से ही कि आपके यहाँ से ये बोर्ड रेजोल्यूशन दिया गया था, क्या ये सही है, इज इट जेन्युइन। दूसरी बात सर, जिसको अपॉइंट किया गया ऑथराइज्ड पर्सन, उसकी पोजीशन हाई होनी चाहिए। किसी भी एक बहुत डाउन स्टाफ को आप ऑथराइज नहीं करते हैं, और इवन हम कंपनी में देखना होगा कि क्या जिस बंदे को ऑथराइज कर रहे हैं या किया गया है वो सेल डीड एग्जीक्यूट करने के लिए कैपेबल भी है। सर कंपनी के आते हैं मेरे हिसाब से इसमें, जैसे हम कह रहे हैं लॉयर्स की ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए, रादर देन लॉयर्स में सीए की भी रोल प्ले करना होता है। आरओसी रिकॉर्ड सीए प्रॉपर उसमें वहाँ पे चेक करवा सकता है। आरओसी में अदरवाइज रिकॉर्ड वैसे ऑनलाइन अवेलेबल होता है, बट देन आल्सो फॉर द सेकंड चेक यू शुड आस्क द सीए आल्सो to do a bit due diligence regarding the company director. There is a change in the director, there is something like that. डेफिनेटली सर, इसमें मैं सर की बात का समर्थन करता हूँ। एक बात और भी कहना चाहूंगा सर, कई कंपनीज लोन्स हैं, पारी पासू चार्जेस होते हैं, मॉर्गेज होती हैं। क्या वर्ड यूज किया पारी आपने? पासू। पारी पासू जी। क्या मतलब हुआ इस वर्ड का? पारी पासू का मतलब ये होता है कि मेरी एक प्रॉपर्टी आज ए बैंक के साथ मॉर्गेज की, उस पे लोन लिया, मेरे को कुछ और फंड्स की जरूरत है। फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 करोड़ है, मैंने ए बैंक से 50 करोड़ या 60 करोड़ लिया, मैंने उसी बैंक से कहा प्लीज मुझे एनहेंस कर दो, वो बैंक मुझे एनहेंस नहीं कर रहा। मैं सेकंड बैंक के पास गया, मैं कहता हूँ मेरी ये प्रॉपर्टी इस बैंक के पास मॉर्गेज है, मुझे इस पे पारी पासू लोन दे दिया जाए। वो बैंक मुझे लोन देती है, फर्स्ट बैंक को इंटीमेशन करती है कि जो प्रॉपर्टी आपके पास मॉर्गेज है इस पे मेरा सेकंड चार्ज प्लीज मार्क कर ले। कल को आपका लोन बंद होता है, सेटल होता है, तो आप पार्टी को डायरेक्ट ये डॉक्यूमेंट्स रिटर्न नहीं करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आप हमें देंगे। इन केस वो कंपनी डिफॉल्ट करती है, आप उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे, जितने आपके ड्यूज हैं वो रिकवर करेंगे, बचा हुआ पैसा आप हमें देंगे। तो हमें ये भी देखना होगा कि किसी कंपनी ने किसी प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज के साथ पारी पासू लोन भी तो नहीं ले रखा। ये आपको सरसाई में मिलेगा, सरसाई में मिलेगा। सेकंड थिंग सर ने सीए की बात करी, बहुत जेन्युइन चीज है। सीए से हमें दिखवाना होगा इनका स्टेक क्या है, इन्होंने जो लोन ले रखा था उसकी रीपेमेंट्स कैसे हैं। सेकेंडरी थिंग, डायरेक्टर्स कितने हैं, कौन से डायरेक्टर्स हैं। तो सामान्य रिजाइन और वो बोर्ड रेजोल्यूशन किसी के नाम पे बन के आ रहा हो, वो रिजाइन कर चुका हो, वी हैव टू चेक ऑल दैट। तो हमें डायरेक्टर्स की लायबिलिटीज भी देखनी होगी। तो ये सब एक लीगल एडवाइज़र पूरी तरह चेक करेगा, राइट। अब इसी पार्ट पे आ जाए। फॉर एग्जांपल एज्यूम करिए कि अ पर्सन एक्सपायर्ड और उसकी विल नहीं है और उसकी प्रॉपर्टी उसके आगे बच्चों को पास ऑन होनी है। इस चीज़ को कैसे वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ अब इस प्रॉपर्टी के जो हिस्सेदार हैं, जो 2 पोज कर रहे हैं, वो 2 नहीं 3 है, या हमें नहीं बताया गया एक बहन के बारे में, या ये 3 भाई बेच रहे हैं, टोटल कितने फैमिली मेंबर्स हैं, इसको कैसे चेक किया जा सकता है? सर्वाइवर सर्टिफिकेट का एसडीएम कोर्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वैसे बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपको बहुत फ्रेंकली हम बात करें तो बहुत डिफिकल्ट है, ये इतना इजी होता नहीं है। बट द बेस्ट लीगल रेमेडी जो बेस्ट हम कर सकते हैं वो यही है, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट बनवाएं। और हम कोशिश ये करें कि सबसे अलग अलग अनडिवाइडेड शेयर ना खरीद के उनको पहले आपस में कहें आप एक आरडी बनाइए, रिलिंग्विशमेंट डीड बनाइए, यानी सारे मिलके अपना शेयर किसी वन के नेम पे करिए और फिर हम उससे ट्रांसफर लें। उसका क्या फायदा है? क्या सर, उसका फायदा ये है, इसमें सब रजिस्ट्रार की भी ड्यूटी बनती है एंड एसडीएम्स की भी ड्यूटी बनती है। उन्होंने सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट जो बनाया है रिलिंग्विशमेंट डीड के अंदर, उन सबके नेम होने कंपलसरी है। इन केस सेलर ऐसा कुछ करता है, किसी भाई या बहन को उसमें पार्टी नहीं बनाता, उसका शेयर नहीं वो करता, तो उसके अगेंस्ट में बहुत से लीगल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, नॉट इवन सिविल, क्रिमिनल ऑल्सो। उसने सिर्फ हमसे चीटिंग नहीं करी, उसने गवर्नमेंट से भी चीटिंग करी है। जो सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट उसने लिया है, उसने फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड एफिडेविट्स पे लिया है, उसने गवर्नमेंट को चीट किया है। आफ्टर दैट रिलिंग्विशमेंट डीड के अंदर भी उसने सब रजिस्ट्रार के सामने सारी पार्टीज का डिस्क्लोजर नहीं है, और जब सारी पार्टीज का डिस्क्लोजर नहीं है तो वो फ्रॉड है। एंड
किसी भी फ्रॉड, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन की जहां फ्रॉड आ गया वो वहीं से जीरो हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई value That is नहीं। why we are saying वो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए। कोई सर्वाइवल फार्मिंग सर्टिफिकेट लगाता है तो उसको वी हैव टू चेक इट फ्रॉम द एसडीएम आल्सो वेदर इट इज अ जेन्युइन वन और नॉट जेन्युइन। और आजकल वो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ऑनलाइन साइट पे भी चेक कर सकते हैं। Survivor certificate। बिल्कुल, सर्वाइवर सर्टिफिकेट। एक केस मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस किया है। क्या किसी आदमी का, एक डिसीज्ड आदमी जिसकी डेथ हो चुकी है, क्या उसका स्टेप सन या स्टेप डॉटर हिस्सा मांग सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी में? सर देयर इज so many things which we have to check. There is not only one thing. जो सेकंड मैरिज स्टेप सन एंड स्टेप डॉटर सेकंड मैरिज से, सेकंड मैरिज वैलिड थी whether there was a divorce of his father earlier from first wife or the second marriage is valid as per Hindu law, Muslim law, Indian law. If that is valid, then yes, they can pay. ओके। और अगर मैरिज वैलिड नहीं थी एंड दे आर द बायोलॉजिकल सन और डॉटर? Sir, there are certain judgments of Honorable Delhi High Court also and Honorable Supreme Court also. It's depend facts to facts. We cannot go very simply in this. So it depend facts to fact. He has to prove that whether he's a legitimate son or daughter of that person or not. There's a test called No, that is The not DNA very- test. DNA test. But that is not a very easy thing. It is not DNA an is easy not thing. an easy thing, and you have to take whether that is हम्म whether that test is valid or not valid, किसके ऑर्डर से हुआ, कैसे He हुआ। has to get the order from the court. So Then only it can be possible. बट अगर वो बायोलॉजिकल चाइल्ड है But proper तो क्या biological child, he has the right. ही हैज़ द राइट? He has the right. yeah, yes, if he proves, then he right. He has the right. जब हम बात करते हैं हाउ कैन अ बायर वेरीफाई दैट दिस प्रॉपर्टी इज़ फ्री फ्रॉम बैंक लोन्स, टैक्सेस, मॉर्गेजेस, कोर्ट अटैचमेंट, टैक्स ड्यूज, गवर्नमेंट क्लेम्स, तो क्या मैं इसको अब सम अप कर सकता हूँ कि एक इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट से ये सब और एक लीगल एडवाइज़र से क्लियर हो जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा, बट बहुत हद तक हो जाएगा। हमारे इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा लॉ कुछ नहीं है जो 100% की श्योरिटी देता हो, बट हाँ बहुत हद तक हम उसे सही करते हैं और जो भी इश्यूज होते हैं वो निकल के आते हैं। सो वी कैन नॉट से इट इज 100% एब्सोल्यूट करेक्ट। अब हम बात करते हैं एडवांस पेमेंट एंड टोकन मनी फ्रॉड्स। दिस मीन्स इसको हम लिटिगेशन और एक्सटॉर्शन थ्रू लिटिगेशन का नाम भी दे सकते हैं, इसको हम एडवांस पेमेंट फ्रॉड का नाम दे सकते हैं, इसको हम टोकन मनी फ्रॉड का नाम दे सकते हैं। इसमें बेसिकली एक बायर एक्स्ट्रा प्रीमियम की लेवरेज देके एक सेलर को एक टोकन अमाउंट, एक मिनिमम अमाउंट देके ट्रैप करता है और उसके बाद एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करता है लिटिगेशन के थ्रू। तो कमिंग ऑन टू दिस फ्रॉड, हाउ कुड वी सेव द सेलर जो अपनी चीज़ बेच रहा है, जो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इन डिटेल कि अगर कोई उसको उसकी प्रॉपर्टी की एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है। आई नो इट्स अ रेड फ्लैग बट इट बिकम्स ल्यूक्रेटिव सम टाइम। नहीं समझ आता कि ये एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहा है और हाउ डज अ पर्सन फॉल इनटू अ ट्रैप। The original agreement, what the agreement we execute between a seller and a buyer, there should be precise timeline there should be there, first of all. And there is a basic clause of forfeiture. Basic clause of forfeiture should be also there. There should be a precise timeline should be there. This is the इसके साथ एक दो चीजें और भी हमें देखनी चाहिए। सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये है कि जिसको हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसके बारे में ड्यू डिलिजेंस करना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप उस बंदे को कब से जानते हैं, आप उसके बारे में प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करिए, उसका बैकग्राउंड चेक करिए, क्योंकि जो ऐसे बंदे होते हैं फ्रॉड करते हैं वो फर्स्ट टाइमर तो होते नहीं, उनके पीछे बहुत सी हिस्ट्रीज होती है, उनके बारे में पीछे बहुत से केसेस होते हैं। तो हम उनका अगर प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करते हैं तो एक तो इजीली हम पता लगा सकते हैं। इन केस हमें उनका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। बिल्कुल
फिर उनके हमें फाइनेंशियल स्टेटस भी पता होना करना चाहिए। चाहिए कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस Status क्या क्या है, है? क्या कोई लोन खराब तो नहीं है, उनके ऊपर कितने लोन्स हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसा लाइफस्टाइल है। फिर आते हैं हम एग्रीमेंट पे। सर एग्रीमेंट जो है वो किसी भी डील की, किसी भी फ्रॉड की, किसी भी बिजनेस की एक स्टार्टिंग होती है। एग्रीमेंट हमेशा एक वेल एजुकेटेड, वेल नॉलेजेबल पर्सन जो कि एडवोकेट है उससे ही आप ड्राफ्ट कराइए। वो लीगल चीजों को समझता है, उसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को मेंशन कराइए, हर एक क्लॉज को मेंशन कराइए। दूसरा मेरा एक पर्सनल सजेशन है, हम बयाना के ऊपर ना जा करके शॉर्ट टाइम में वन टाइम पेमेंट के लिए जाने की कोशिश करें। राइट। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था हम एस्क्रो अकाउंट के Escrow बारे में भी accounts के कर बारे सकते में। हैं, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड, हम आपसे चेक्स एंड बाकी चीजों लोन के लिए डिमांड ड्राफ्ट कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं होता, ये इसके बेनिफिट्स हैं। एंड सर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लीगल एग्रीमेंट आपका। उस एग्रीमेंट के अंदर सब कुछ मेंशन कराइए, टाइम्स मेंशन कराइए, जैसा सर ने बताया फॉरफीचर्स होना चाहिए, कितने टाइम पीरियड में होगा, इन केस ये नहीं होगा तो क्या होगा। एंड सेलर को भी नहीं घबराना चाहिए सर, सेलर के पास भी लीगल राइट्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक बंदा ट्रैप करने की कोशिश करेगा तो आपकी प्रॉपर्टी खराब कर देगा, आपके पास भी उतने ही राइट्स हैं। घबराइए मत, आप भी उसे लीगल नोटिस दीजिए। आपने सर ने लास्ट एपिसोड में बताया था कैविएट फाइल करिए, आप पहले ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, वहां कैविएट लगाइए ताकि कोई भी एक्स पार्टी इंजंक्शन ना ले सके। बाकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का राइट दोनों पार्टीज के पास है, वेदर इट इज अ सेलर और वेदर इट इज अ परचेजर। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपने एग्रीमेंट, ड्यू डिलिजेंस, इन सारी चीजों को आप बेस्ट करें। that agreement should be properly drafted and should be Definitely, drafted by sir. a properly lawyer. बिल्कुल सर। Right. सर ने लास्ट में If मुझे you're buying property, paying so much money, you should pay some lawyers also. यस डेफिनेटली सर। अच्छा, if we talk about independent floors, how can a buyer verify their rights over parking, terrace access, common areas, lifts, undivided land share? एक बायर के राइट्स क्या हैं एक इंडिपेंडेंट फ्लोर खरीदते समय इन रिगार्ड्स टू द कॉमन एरियाज, और उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? सर इसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें एग्रीमेंट टू सेल में तो कुछ और लिख के दिया जाता है। फॉर एन वेरी कॉमन फ्रॉड इन दिल्ली इज अ फ्रॉड ऑफ फ्रॉड एंड इंडिपेंडेंट फ्लैट्स। रीजन बीइंग, बिल्डर शुरू में लिख के देता है आपको कार पार्किंग, उसके बाद आप जब सेल डीड कराने जाते हो वहां पे वो हैचबैक कार पार्किंग कर देता है। हैचबैक कार पार्किंग कि आप बड़ी वाली गाड़ी के साथ नहीं रख सकते। एटीएस में बिल्डर आपको कभी नहीं बताता कि आपके पास पार्क, वो सिर्फ वहां पे पार्किंग मेंशन करता है, किस साइज की क्या नहीं मेंशन करता। सेकंड थिंग सर, हम वर्बली पे ना जाए, उसने दिखाया यहाँ पार्क होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ स्विमिंग पूल होगा, नहीं। आप इंडिपेंडेंट फ्लोर भी अगर ले रहे हैं, अगर बिल्डर कहता है यहाँ आज हम पार्क बनाएंगे, तो क्या आपके पास उसकी परमिशन है? आपने एनओसी ली डिपार्टमेंट से? पार्किंग है तो लेआउट में कितनी गाड़ियों की पार्किंग है? जितनी गाड़ियों की पार्किंग दे रहा है क्या उतना साइज प्लॉट का है? जिन सारी चीजों को भी हमें देखना होगा। यूडीएस की बात करते हैं, आप अनडिवाइडेड शेयर की। आजकल दिल्ली के अंदर क्या होता है, कुछ डीलर्स प्रॉपर्टीज परचेज करते हैं जो पुराने लोगों की हैं, अब वो है नहीं, उनके बच्चे हैं। उसके लिए सर सबसे इंपॉर्टेंट ये, जैसा हमने थोड़ी देर पहले भी इसी एपिसोड में डिस्कस किया, कि हमें सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट देखना होगा। उस सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट के अंदर जितने लोग हैं वो सारे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सेल डीड की नहीं कर रहे। इवन बेटर ये रहेगा कि हम उनसे कहें आरडी करिए, रिलिंक्विशमेंट डीड करिए। वो रिलिंक्विशमेंट डीड जब खुद कर लेंगे आपस में तो हमारे पास इजी होगा। सेकंड थिंग, जो बिल्डर हमें एग्रीमेंट या सेल डीड कर रहा है उसके अंदर मेरा फ्लोर एरिया पे, प्लॉट एरिया पे क्या शेयर होगा ये मेंशन करवाना बहुत जरूरी है। अगर मेरा फ्लैट प्लॉट एरिया पे मेरा शेयर नहीं है
और सिर्फ फ्लैट में परचेज कर रहा हूँ तो बहुत रिस्की है, ऐसा बिल्कुल मत करिए। फ्लैट ले रहे हैं तो प्लॉट एरिया पे अपना शेयर भी जरूर लीजिए और वो सेल डीड के अंदर मेंशन करवाइए। या तो सारी क्लॉजेज जो है प्रॉपर सेल डीड में मेंशन होनी चाहिए। आपकी पार्किंग है, आपकी पार्किंग में कौन सी लोकेशन वगैरह, उसको नंबर, पार्किंग में अब नंबर है, 8 पार्किंग आती है तो नंबर पार्किंग में दिए, ये नंबर इस फ्लोर पर्सन को दिया जा रहा है। तो प्रॉपर सारी सेल डीड में जो भी क्लॉजेज है, रूफ राइट्स हैं, फर्स्ट फ्लोर वाले क्या रूफ राइट है, थर्ड फ्लोर पे आपने विद टेरेस दिया है, किसको विद टेरेस दिया है, दैट शुड बी प्रॉपर। अब जिसके पास थर्ड यहाँ फ्लोर, पे मैं आपको रोकूंगा सर के इस बात का, मैं बहुत सही सर ने कहा है, रूफ राइट्स का मेंशन होना बहुत जरूरी है। सर आपको भी पता होगा आज की डेट में रूफ तो हम सबको दे नहीं सकते, बट एवरी वन हैव अ शेयर ऑन रूफ। अब कैसे? आपको टीवी एंटीना का है, एसी के हैं, वाटर टैंक्स हैं, ये सारी चीजें सेल डीड में मेंशन करवाना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो थर्ड फ्लोर वाला आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। Exactly. और थर्ड फ्लोर वाले की सेल डीड में ये मेंशन कराना जरूरी है कि आप इनको बाइंड नहीं करेंगे। ऑल पर्संस हैव अ राइट टू चेक देयर एसी, आउटडोर, वाटर टैंक्स, टीवी एंटीना एक्सेट्रा, वो सारी चीजें मेंशन होना जरूरी है, नहीं तो थर्ड फ्लोर वाला बहुत आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। सेकंड सर, कंस्ट्रक्शन, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। आज की डेट में क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं, थर्ड फ्लोर विद रूफ राइट लिया उन्होंने, उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते, वो भी गलत। तो थर्ड फ्लोर और आपकी उस टाइटल डीड के अंदर ये मेंशन भी होना जरूरी है कि क्या कंस्ट्रक्शन आप किस लेवल तक कर सकते हैं, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो सकती नहीं हो सकती, या फिर कंसल्ट होगा। सर आप बहुत अच्छे से अवेयर होंगे, अभी रिसेंट घटना घटी है मालवीय नगर की, एंड दिल्ली गवर्नमेंट का सेम डे आ गया 17 फीट से ऊपर की अगर प्रॉपर्टी है तो पूरी सील कर दी जाएगी या पूरी तोड़ दी जाएगी। मैंने फर्स्ट फ्लोर खरीदा, थर्ड फ्लोर विद रूफ राइट है, उसने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करी, हमें पता नहीं है, पूरी बिल्डिंग तोड़ दी गई। तो ये मेंशन करवाना इंपॉर्टेंट है हर सेल डीड के अंदर। अगर ऐसा मेंशन है फिर हम उसके ऊपर भी डैमेजेस का क्लेम कर सकते हैं। भाई आपकी मिस्टेक की वजह से प्रॉपर्टी सील होगी या डिमोलिश की गई, इसकी भरपाई आप करोगे। अब एक डिजिटल एंड मॉडर्न फ्रॉड्स के बीच में मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो हमारी व्हाट्सएप कन्वर्सेशंस होती हैं, स्क्रीनशॉट्स होते हैं, व्हाट्सएप चैट्स होती हैं, या कोई डिजिटल पेमेंट होती है, फॉर एग्जांपल चेक से नहीं करी, आरटीजीएस नहीं करी, पेटीएम कर दिया, तो मेरे दो सवाल, क्या ये व्हाट्सएप के रिकॉर्ड एविडेंस माना जाता है? एंड सेकंड क्वेश्चन कि क्या जो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं वो भी हमारी पेमेंट रिकॉर्ड में एविडेंस माना जाता है? सर हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था, लास्ट एपिसोड में। पहली बात, जो भी व्हाट्सएप मैसेजेस हैं ये बिल्कुल आज की डेट में एविडेंस है। इसका एक प्रोसीजर है, सेक्शन 65 63 ऑफ आप 63 हो गए, एंड उसका आप सर्टिफिकेट लीजिए और वो बिल्कुल माने जाएंगे, दे आर एविडेंस। सेकंड बात करते हैं पेमेंट की। सर जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है, वेदर इट इज अ मोड ऑफ पेटीएम, फोन पे, यूपीआई या आरटीजीएस चेक, इन सबकी पेमेंट्स आपकी वैलिड पेमेंट्स हैं, तो ये बिल्कुल मानी जाएगी। सर जो आप इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत सिंपल सी चीज है, इन प्रॉपर्टी लॉ व्हाट इज रिटन एंड रजिस्टर प्रिवील्स ओवर व्हाट इज स्पोकन। बिल्डर आपको क्या कह रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या लिखा गया है, क्या रजिस्टर्ड किया गया है, वो इंपॉर्टेंट है। तो मेन थिंग इज दैट आप एग्रीमेंट टू सेल में सारी क्लॉसेस डलवाइए, हो सके उसे रजिस्टर्ड कराइए, एंड मोस्ट थिंग आप एग्रीमेंट टू सेल के टाइम ही आप सेल डीड भी ड्राफ्ट करवा लीजिए, ताकि कोई भी उसके अंदर बाद में गैप्स ना आए। Never allow what advice I will give, that never allow urgency to override due diligence. Every builder will say you, sir, another buyer is interested, the price will change next week. Don't come under this pressure. Okay. The owner is traveling, he needs to sign quickly, sir, please you do this. These are the signatures of fraud, not genuine. Right. So you have to take care of it. Right. Don't do anything in hush and hurry. Right. Take your own time and do it properly. Get the properly documented due diligence done. Get the proper
agreement, get the proper registered agreement drafted from the lawyer, and then try to get it registered if possible. Right. And coming back to you, Sunil sir, last and legal advice from your side. सर इन इंडिया ऐसा नहीं है लोग कानून नहीं जानते, प्रॉब्लम ये है लोग कानून को फॉलो नहीं करते। आप कानून को फॉलो करिए, प्रॉपर एग्रीमेंट बनाइए, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करिए, प्रॉपर टाइम लीजिए, उसके बाद उसे कंप्लीट करिए। Right. A deal that cannot survive due diligence is not a good deal. Right. डेफिनेटली 100% एग्री विद सर। Right. Right. Thank you so much, sir. Thank you so much for coming. And it was so nice to have you. And we'll see you in our next episode. Right. Thank you so Thank you. much. Thank you. Our So this was our episode 2 of Law, Land and Litigation, discussing about the most common property frauds which could affect a buyer and seller. Very soon we'll be coming up with episode 3 of Law, Land and Litigation. Thanks for staying with us and looking forward very soon.